नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। जून का महीना चल रहा है और उस साल भी जून का महीना था और गर्मी छुट्टियां चल रही थी कोर्ट में। लेकिन उस गर्मी छुट्टी में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक कमरे में खचाखच भीड़ भरी हुई थी। वो दिन था 12 जून 1975 का, जब जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था और उनकी आवाज़ गूंजी उस कोर्ट रूम में जब उन्होंने कहा कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 इंदिरा गांधी गिल्टी हैं, दोषी हैं करप्ट प्रैक्टिसेस का अंडर सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, और उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है आने वाले 6 साल के लिए इस दिन आज के दिन से। इंदिरा गांधी खुद मौजूद थी उस कोर्ट में और उनकी पूरी शख्सियत हिल गई जब उन्हें 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया। एक ग्राउंड ये भी था कि उनके इलेक्शन एजेंट यशपाल कपूर ने उनकी मदद की, और जिस समय वो मदद की इलेक्शन एजेंट बने उस समय वो गस्टेड ऑफिसर थे। ये पहली बार इतिहास में हुआ था, भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास में, कि एक सर्विंग प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया गया था। हालांकि उसी समय फिर उनके एडवोकेट खरे साहब ने एप्लीकेशन मूव किया इंटरिम स्टे का, और उनको 20 दिन का उस ऑर्डर पे स्टे मिल गया। इस पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में पीछे चलते हैं और कहानी शुरू होती है 7 मार्च 1971 को, जब संसदीय चुनाव हो रहा था और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से इंदिरा गांधी लड़ रही थी पार्लियामेंट्री इलेक्शन। उनके अपोजिट में जो कैंडिडेट थे वो राजनारायण थे, और उनको जितने भी विपक्षी दल थे सबका समर्थन प्राप्त था। इसके अलावा एक और कैंडिडेट था अद्वैतानंद। 7 मार्च को इलेक्शन होता है। 8 मार्च को राजनारायण अपने जीत को लेकर इतने आश्वस्त थे कि वो एक रैली निकालते हैं, एक विजय यात्रा निकालते हैं अपनी जीत को लेकर। 10 मार्च को रिजल्ट आता है, 10 मार्च 1971 को, और रिजल्ट में इंदिरा गांधी जीत जाती हैं 1,10,000 वोटों से। अप्रैल 1971 में राजनारायण एक इलेक्शन पिटीशन फाइल करते हैं जिसमें ग्राउंड होता है कि कोई केमिकल ट्रीटमेंट किया गया था बैलेट पेपर को। पहला ग्राउंड होता है। दूसरा होता है कि उनके जो इलेक्शन ऑफिसर थे यशपाल कपूर, वो एक गस्टेड ऑफिसर थे जिस दिन उन्होंने इलेक्शन ऑफिसर का काम किया वो, और उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ किया था स्वामी अद्वैतानंद को ब्राइब करने में, या कंबल बांटने में, या पोलिंग बूथ तक लोगों को ले जाने में वोट दिलवाने के लिए। इसके अलावा जो एक गंभीर आरोप था इंदिरा गांधी पे वो ये था कि उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस के एयरफोर्स के प्लेन को यूज़ किया था अपने आने जाने के लिए। तो इस तरीके से वो इलेक्शन पिटीशन जो फाइल करते हैं वो श्री शांति भूषण राजनारायण की तरफ से फाइल करते हैं। तो इलेक्शन पिटीशन जब चल रहा होता है, इस बीच कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है। उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था वो ये था कि अप्रैल 1973 में एक बहुत ही फेमस जजमेंट आता है, लैंडमार्क जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, केशवानंद भारती का, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर के थ्योरी को प्रोपाउंड किया जाता है। इस जजमेंट के आने के बाद जो 3 सीनियर जजेस थे सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस सिला, जस्टिस ग्रोवर, जस्टिस हेगड़े, इन तीनों को सुपरसीड करके चौथे नंबर पे जो जस्टिस ए.एन. रे होते हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। इसके बाद ये तीनों जजेस अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं। राजनारायण के केस में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस बीच और होता है कि एक मिस्टर एस.एस. सक्सेना होते हैं जो अंडर सेक्रेटरी होते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी में। वो आते हैं विटनेस बॉक्स में और बहुत सारे डॉक्यूमेंट को फाइल करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनका ये कहना था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आता है। हाईकोर्ट इसको रिजेक्ट करती है उनके इस प्ली को और कहती है फाइल करो। मैटर सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर को इंटरफेयर करने से मना कर देती है और अल्टीमेटली वो सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं। और जब प्रोसीडिंग शुरू होती है उस समय जो जज थे वो जाने माने और बहुत ही अपराइट जज थे,
जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा। फरवरी 1975 में ओरल एविडेंसेस ख़त्म होता है। इंदिरा गांधी जो कि सिटिंग सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थी, वो अपना बयान दर्ज कराती हैं और उनको क्रॉस एग्जामिन करते हैं जैसे श्री शांति भूषण सीनियर एडवोकेट। 23 मई 1975 आखिरी दिन था गर्मी छुट्टी के होने का, आखिरी वर्किंग डे था। उस दिन ओरल आर्गूमेंट कंक्लूड होता है और जजमेंट को रिजर्व कर लिया जाता है 12 जून 1975 को के लिए, और 12 जून को जो मैंने कहा आपको वो जजमेंट प्रोनाउंस होता है, जिसमें 6 साल के लिए इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है किसी भी पब्लिक पोस्ट को होल्ड करने के लिए। इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में अपील करती हैं। वहाँ 23 जून 1975 को ये मैटर लगता है वैकेशन जज के पास। उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी छुट्टियां चल रही होती हैं, और जो वैकेशन जज होते हैं वो जस्टिस वी के कृष्णा अय्यर होते हैं। वो 24 जून को एक कंडीशनल स्टे ऑर्डर पास करते हैं। उनमें वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई लीगल एम्बार्गो नहीं है। और इस तरीके से 24 जून को ये ऑर्डर पास होता है, और उसके ठीक उसी दिन आधी रात के बाद देश में यानी 25 जून को इमरजेंसी अनाउंस कर दिया जाता है। फिर काफ़ी तेज़ी से घटनाक्रम बदलने लगता है। अगस्त 1975 में गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल, जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट रिट्रोस्पेक्टिवली लाए जाते हैं, जिससे कि उसके इलेक्शन, इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन को डिस्टर्ब न किया जा सके और चैलेंज नहीं किया जा सके। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बिल उस समय के जो लॉ मिनिस्टर होते हैं HR गोखले वो लाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर के जो इलेक्शंस हैं उनको चैलेंज कोर्ट में नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके लिए पार्लियामेंट ही एक स्पेशल फोरम बनाएगी, उसके वहीं पे वो चैलेंज किया जा सकता है। उसके अलावा बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसका पर्पस ये होता है कि हाईकोर्ट ने जो जजमेंट पास किया है उसको वाइड डिक्लेयर कर देना और इलेक्शन को इंदिरा गांधी के इलेक्शन को सेव करना है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जो 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिसके तहत आर्टिकल 329A को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब अगस्त 1975 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी वो अपील को सुनती है। इंदिरा गांधी के द्वारा फाइल किया हुआ जो अपील था, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, उसको सुनती है। इस जो 5 जजेस के बेंच थे, 5 जजेस का बेंच था, उसमें चीफ जस्टिस AN रे थे, जस्टिस खन्ना HR खन्ना थे, जस्टिस MH बेग, जस्टिस KK मैथ्यू और जस्टिस YV चंद्रचूड़। और यही वो 5 जजेस थे जो बचे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने केशवानंद भारती में इम्पॉर्टेंट जजमेंट पास किया था। ये सभी अपना अलग अलग जजमेंट देते हैं, और मेजोरिटी से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है, और इंदिरा गांधी के इलेक्शन को वैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है, और जो हाई कोर्ट की फाइंडिंग थी उसको रिवर्स कर दिया जाता है। और ये जजमेंट आता है 7 नवंबर 1975 को। ये पांचों जजेज अपने अपने अलग अलग जजमेंट लिखते हैं। अब जस्टिस MH बेग जो थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में कोई डिसीजन नहीं दिया, लेकिन जो अमेंडमेंट इलेक्शन लॉ में किया गया था उसको वैलिड डिक्लेयर कर दिया। अब जो पहली बार ऐसा हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर के जजमेंट आने के बाद केशवानंद भारती में उस कॉन्सेप्ट को, उस थ्योरी को यूज़ किया गया, और उसको यूज़ करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इनवैलिड डिक्लेयर किया गया, अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया गया। वहाँ एक बात और कही गई इस जजमेंट में कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे तो लागू होता है, लेकिन ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पे लागू नहीं होता है। और इसी चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 329A में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए गए थे उसको इनवैलिड डिक्लेयर किया, और ये कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसको वैलिड नहीं कर सकती कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दूसरा एक बात का जो उन्होंने इस पर अलग से फोरम बना दिया था प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर के इलेक्शन को लेकर, उसको उन्होंने इनवैलिड कर दिया,
और ये कहा कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसको जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को अपहेल्ड करते हुए जो बातें कही, सबसे पहले ये बात कही कि इंदिरा गांधी ने अपना नॉमिनेशन 1 फरवरी 1971 को फाइल किया था, उसके बाद वो कैंडिडेट बनी, तो उसके पहले अगर उन्होंने एयरफोर्स के प्लेन को यूज़ किया है तो वो करप्ट प्रैक्टिसेस में नहीं आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कही कि जो यशपाल कपूर उनके इलेक्शन एजेंट थे, उन्होंने 13 जनवरी 1971 को रेजिग्नेशन दे दिया था, जो 25 जनवरी 1971 को एक्नॉलेज किया गया और उसको लागू कर दिया गया उनके रेजिग्नेशन को 14 जनवरी 1971। और यशपाल कपूर को इंदिरा गांधी ने अपना इलेक्शन एजेंट बनाया था 1 फरवरी 1971 को। इसलिए यशपाल कपूर उस समय, जिस समय वो इलेक्शन एजेंट बने, तब गजेटेड ऑफिसर नहीं थे, इसलिए उस ग्राउंड को भी खारिज कर दिया और इलेक्शन को अपहेल्ड कर दिया। और जो उन पे एलिगेशन यशपाल कपूर पे लगा हुआ था कि वो सरकारी मुलाजिम रहते हुए उन्होंने इलेक्शन एजेंट बनने का काम किया, ये इसको खारिज कर दिया हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को, हाई फाइंडिंग को। तो हम ये देखते हैं कि ये एक जजमेंट जिसने पूरे प्रजातंत्र भारत के डेमोक्रेटिक हिस्ट्री का दिशा और दशा बदल दिया। इमरजेंसी लगाने का एक बहुत बड़ा वजह ये हाई कोर्ट का डिसीजन और सुप्रीम कोर्ट का कंडीशनल स्टे ही था, क्योंकि तभी उसी दिन रात को इंदिरा गांधी ने ये फैसला लिया था। तो हम यहाँ देखते हैं, अभी रिसेंटली हमने यहाँ देखा कि एक इलेक्शन और चैलेंज किया जो काफ़ी हाई प्रोफाइल था। वो ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर हैं बंगाल की, उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी के इलेक्शन को चैलेंज किया। तो इलेक्शन लॉ काफ़ी लंबा सफ़र तय कर चुका है। 1975 में जब इंदिरा गांधी के इलेक्शन को हाई कोर्ट ने इनवैलिड डिक्लेयर किया था और आज तक। अगले वीडियो में मैं जो ममता बनर्जी ने जो इलेक्शन को चैलेंज किया है और जिन जिन ग्राउंड पे चैलेंज किया है उस पर हम डिस्कस करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए अपने लोगों से, आप लाइक कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में जाकर। थैंक यू।